गूंज रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या फिर यह भी एक अटकलें ही साबित होगी? दूसरी तस्वीर रायपुर की, जहां कांग्रेस नमक के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस का आरोप है कि जो नमक सरकार की ओर से दिया जा रहा है वो मानकों के मुताबिक है ही नहीं। और तीसरी तस्वीर है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के संसदीय क्षेत्र बिरसा की, जहां एक लड़की बहादुर होने का शाप झेल रही है। परिवार वालों ने ही उसे अपनाने से इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश यूं तो आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे के कारण चर्चा में रहा, मगर बाबूलाल गौर ने भी अपनी एक बयान से सुर्खियां बटोर ली। मौका था उनके 86वें जन्मदिन का। अटपटे बयानों के लिए पहचाने जाने वाले गौर का नया बयान उनके राजनीतिक संन्यास से जुड़ा है। यही नहीं, उन्होंने अपने धुर विरोधी कांग्रेस नेता गोविंद गोयल को विजयी होने का आशीर्वाद भी दे दिया, जिन्होंने उनके खिलाफ पिछला विधानसभा का चुनाव लड़ा था। आपका आशीर्वाद बना रहे, मुझे नहीं मिले हो, मैं तो यही कामना करता हूँ कि आपका आशीर्वाद बना रहे। सुना आपने ये बातचीत मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर और उनके चिर विरोधी गोविंद गोयल के बीच की है। मौका था गौर के 86वें जन्मदिन का। कांग्रेस नेता गोविंद गोयल भी उन्हें बधाई देने पहुंचे हैं। रीति के लिहाज से उपहार गौर को मिलना चाहिए था, मगर मिला गोविंद गोयल को। गृह मंत्री ने विजयी भव का आशीर्वाद क्या दिया, सियासी गलियारों में कयास लगने शुरू हो गए। कयास ये कि क्या गौर अब राजनीतिक संन्यास लेंगे, और अगर संन्यास ले भी लिया तो गोविंद गोयल को ऐसा वरदान क्यों? एक बार फिर सुनिए क्या बातचीत हुई गौर और गोयल के बीच। आपका आशीर्वाद बना रहे, मुझे नहीं मिले हो, मैं तो ये कामना करता हूँ कि आपका आशीर्वाद बना रहे। गौर 40 सालों से विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं, मगर इस बार उम्र का तकाजा कहें या उनको पार्टी में दरकिनार किया जा रहा है। कई मर्तबा गौर इस दर्द को जाहिर भी कर चुके हैं, मगर अब गौर के आशीर्वाद ने बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। पार्टी के लिए गौर क्या से क्या हो गए, सिर्फ एक ही बयान में। जनता पार्टी को लंबे साल तक, वर्षों तक आवश्यकता है। अगर उनने कोई आशीर्वाद दिया है तो उस समय वापस ले लेंगे, उसके बाद फिर हरा देंगे, वो तो घर की बात है। गौर ने ये आशीर्वाद क्यों दिया ये तो वो ही जानते हैं, मगर सियासी गलियारों में सरगर्मी जरूर बढ़ गई है और कांग्रेस की बाँछें खिली हुई हैं। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी, साथ ही भोपाल से जुड़ रहे हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया जी। सुधीर जी, जब कांग्रेस नेताओं में होड़ लगी थी राहुल गांधी तक पहुंचने की कि एक नजर उन पर पड़ जाए, तब गोविंद गोयल बाबूलाल गौर की शरण में बात करें तो शायद गोविंद गोयल को लगता था कि बिल्कुल बाबूलाल और के खिलाफ पिछला वो चुनाव लड़ चुके थे और राजनीतिक एक जो वजूद है वो कहीं ना कहीं गौर का ज्यादा था। और इस बार चुनाव में वो अपेक्षा यही कर रहे हैं कि पार्टी उनको टिकट देगी और गौर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इंदौर जाने की बात है, ये व्यक्तिगत कारणों से वो नहीं गए थे, ये बात उन्होंने कही थी। पर लेकिन बाबूलाल गौर के बंगले पर जब जन्मदिन की बधाई देने आए तो तोहफा बाबूलाल गौर के बजाय सीधे गोविंद गोयल को मिला। बाबूलाल गौर ने सीधे तौर पर उनको विजयी भव का आशीर्वाद दिया और कहीं ना कहीं गौर की जो नाराजगी पार्टी से लंबे समय से दरकिनार किए जा रहे हैं, ये माना जा रहा है कि उसकी छटपटाती और शायद बाबूलाल गौर इस बात को मान चुके हैं कि अगला चुनाव उनको नहीं लड़ना है या फिर पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। ऐसे में इस तरीके से आशीर्वाद देना निश्चित तौर पर बीजेपी के नेताओं की मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकता है। पर लेकिन गोविंद गोयल जिस तरीके से मुस्कुराते हुए बाहर निकले, ये एक बड़ा संदेश बाबूलाल गौर ने आज अपने जन्मदिन पर दिया। सुधीर, आपने बाद में भी बाबूलाल गौर से बात की थी, कोई सफाई दी जो आशीर्वाद के मामले में? जी देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि राजनीति में अब उनको कुछ पाने की इच्छा नहीं है, यानी कि सीधे तौर पर राजनीति से उनका मोह भंग हो चुका है। खासकर अब पार्टी ने जिस तरीके से दरकिनार किया है, पार्टी के अंदर जो भी बड़े फैसले लिए जाते हैं, बाबूलाल गौर हर पार्टी की बड़ी बैठक से नाराज रहते हैं। कहीं ना कहीं उनको हंसिए पर डालने का काम पार्टी की ओर से किया जा रहा है। चलिए सुधीर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ रंजन जी है। जन्मदिन के मौके पर गौर का जो दर्द सामने आया, क्या पार्टी को अब गौर पर गौर करना चाहिए? रंजन जी। राकेश जी, देखिए, पहली बार नहीं होगा जो कि गौर साहब को एक किनारे करने की कोशिश की गई है। अगर आपको याद हो 2003 में तो उनको टिकट नहीं मिला था और दिल्ली जाकर टिकट लाए हो, फिर मुख्यमंत्री तक बने। तो गौर साहब की अपनी पॉलिटिक्स है, राजनीतिक पैतरेबाजी है, पॉलिटिक्स है, वो तरीका उनका है। तो उन्होंने जो विजय होने का आशीर्वाद दिया उसको मैं गंभीरता से नहीं लेता। सेकेंडली क्या है कि गोविंद गोयल को आशीर्वाद गौर का मिल गया, तो जनता का आशीर्वाद चाहिए उनको, पार्टी का आशीर्वाद चाहिए।
वो क्या मिलेगा, उनका वजूद क्या है ये भी देखना पड़ेगा। ये तो बात गोविंद गोयल की जी। हुई। लेकिन बाबूलाल गौर, जो आप कह रहे हैं कि उनके बयान को हम इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, बीजेपी में अब जो पीढ़ी परिवर्तन का दौर चला है, चाहे वो दिल्ली में मुरली मनोहर जोशी हो या लाल कृष्ण आडवाणी जैसे उम्रदराज नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया है, मध्य प्रदेश में वो अभी भी शिवराज की कैबिनेट में गृह मंत्री के पद पर है। बात अलग है कि उनको वो महत्व नहीं मिल रहा है। तो क्या वो मान के चल रहे हैं कि निकट भविष्य में कोई उनके बारे में पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती है? तो कहीं न कहीं तो फुल स्टॉप लगना है। और पिछले आपको याद होगा कि पटवा जी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले गौर साहब के पास गए थे और उनको स्पीकर बनने का ऑफर दिया था, जिसे गौर साहब ने रिफ्यूज कर दिया था। गौर साहब की पॉलिटिकल सर्वाइवल की पॉलिटिक्स है, वो किसी न किसी परिस्थिति में सर्वाइव कर जाते हैं। अभी उनकी एज करीब 84 है, अभी वो समझते हैं कि 5 साल और पॉलिटिक्स कर सकते हैं। तो गौर साहब कभी भी हासिल नहीं जाना चाहेंगे, वो फिर कोशिश करेंगे वापस आने का। ये फैक्ट है कि पार्टी के लोग चाहते हैं उम्र के हिसाब से उनको किनारे हो जाना चाहिए। शारीरिक और मानसिक तौर पर तो वो स्वस्थ है पूरी तरह से। तो गौर साहब डिसाइड करेंगे कि क्या करना क्या है। अगर गौर उतारू हो जाएंगे कि व्यक्ति के पास में टिकट लेना है, मतलब गौर साहब पर निर्भर है कि उनको अगला चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, कम से कम वो स्वस्थ है। लेकिन जो बात गौर साहब कहते हैं वो कहीं ना कहीं सोच समझ के कहते हैं कि वो ऐसे कुछ भी जो मन में आया वो कह देते हैं? नहीं, वो देखिए फ्रूट पॉलिटिशियन है, उनके हर कहने का अर्थ हो ऐसा नहीं होता है। अगर गोविंद गोयल के पास जा रहे हैं तो आशीर्वाद तो देंगे वो। गोविंद गोयल उनके पास गए हैं तो निश्चित तौर पर आशीर्वाद देंगे। सुधीर, बीजेपी में आपने इस पर प्रतिक्रिया ली होगी, क्या सोच रहे हैं? जी देखिए, बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि एक जो भी गौर साहब ने कहा है वो हो सकता है कि अभी समय पर चूंकि आशीर्वाद लेने गए थे गोविंद गोयल, इसलिए त्वरित कहा होगा। मैंने सवाल इसलिए पूछा है कि पिछले दिनों सुधीर आप ही ने एक खबर की थी कि वो रूस की यादें ताजा कर रहे थे और पार्टी फोरम पर कुछ बातें जो कही थी उसमें चर्चा का विषय बना था, लेकिन आज ही अनुशासन समिति की बैठक भी हुई है, उसमें गौर का मामला नहीं आया। जी देखिए, राकेश जी बात करके गौर साहब के खिलाफ शायद कार्रवाई करना बीजेपी के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि गौर साहब उस पद से वापस आकर मंत्री बने हैं जो कि प्रदेश के अंदर सर्वोच्च स्थान रखता था। ऐसे में गृह मंत्री बनाना ये पार्टी की मजबूरी थी, सरकार की मजबूरी थी, क्योंकि सीनियर लीडर को कहीं ना कहीं ऑब्लाइज करना था और सक्रिय राजनीति में वो लगातार बने हुए हैं। तो ये बात तो सरकार की रही। पर लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बड़े निर्णय जब भी लिए जाते हैं बाबूलाल गौर को दरकिनार किया जाता है। पार्टी और संगठन के अंदर जब भी विस्तार की बात आती है, टिकट वितरण की बात आती है, तो गोविंद पर उनका खुद का अगर क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह पर गौर साहब को इतनी नहीं चलती है। तो कितनी जानकारी दुरुस्त है सुधीर? सुबह शिवराज सिंह चौहान विधानसभा अध्यक्ष के बंगले पर आते हैं, थोड़ी ही दूर पे बाबूलाल गौर का बंगला था और जन्मदिन भी था। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर दंडोतिया जी चर्चा में जुड़ने के लिए। बाबूलाल गौर अक्सर ऐसे बयान देते रहते हैं जिनमें वो सुर्खियां बटोर सकें, लेकिन जानकार मानते हैं कि वो जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं और संदेश भी उसमें छुपे रहते हैं। समझने वाले समझ सके तो समझ ले। जहां तक बात इस ताजा बयान की है तो सवाल जरूर खड़ा होता है कि ये सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए दिया गया था या फिर विरोधियों के लिए भी इसमें बहुत कुछ छुपा था। पार्टी को सोचना होगा कि आखिर गौर क्या करना चाहते हैं। खैर, ये तो बात हुई बाबूलाल गौर की। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे सियासत का नमक। आस्था और आध्यात्म की नगरी उज्जैनी 12 साल लंबी प्रतीक्षा के बाद फिर बनने जा रही है सिंहस्थ की साक्षी। विश्व में आस्था का सबसे बड़ा समागम सिंहस्थ महाकुंभ। कुंभ जहां केवल आचमन से ही मनुष्य अमृत ऊर्जा से सराबोर हो जाता है और स्नान के साथ पवित्र शिप्रा की हर एक डुबकी पुण्य फल देने वाली होती है। आस्था के इस उत्सव में देश विदेश से 5 करोड़ से भी अधिक धर्मावलंबियों की आमद की उम्मीद है। इन करोड़ों श्रद्धालुओं की अगुवाई के लिए दिनों रात तैयार हो रहा है उज्जैन। सिंहस्थ की पदचाप महाकाल की इस नगरी में हर तरफ सुनाई ही नहीं दिखाई भी देती है। सिंहस्थ क्षेत्र में बनाए जा रहे 100 से भी अधिक इन अस्थायी मार्गों में देखिए सिंहस्थ को सफल बनाने में जुटी मध्य प्रदेश सरकार के भागीरथी प्रयास। सिंहस्थ नगर के निर्माण के लिए किया गया 4000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण, पुराने घाटों का जीर्णोद्धार, नए तैयार किए जा रहे 7.25 किलोमीटर लंबे घाट, सुलभ होते पहुंच मार्ग, नए पुलों का निर्माण, उज्जैन के बाहरी और भीतरी रिंग रोड पर चौकस होते इंतजाम, श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए अस्थायी आवास,
सिंहस्थ के आयोजन में संचार और तकनीक के आधुनिकतम प्रबंध किए जा रहे हैं। कठिन तप साधना करने वाले साधुओं का समागम, इन संतों के सानिध्य में मोक्षदायिनी डुबकी का महाकुंभ भर नहीं होगा सिंहस्थ। ये समागम इस बार भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व तक मानवता का संदेश पहुंचाएगा। तो तैयार हो जाइए पवित्र नगरी उज्जैन आने के लिए। अरे वाह यार, अभी हमारी फसल कटी भी नहीं और तुम शहर जाकर बेच भी आए। मेरी तरह मध्य प्रदेश के लाखों किसान अपना रहे इस खेती को। कैसी खेती? भैया ये है जैविक खेती, जिसके लिए हमारी सरकार ने जैविक खेती नीति बनाकर प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके तहत 28 घटकों को शामिल किया गया है और एक जैविक परिषद का गठन भी किया गया है। खेती के लिए बरसात के पानी पर निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए बलराम ताल योजना को और मजबूत बनाया गया है। तो भैया अब हमें करना क्या है, लगे हाथ ये भी बता दो। अब तक हम जो पारंपरिक खेती करते हुए आ रहे थे, इनके साथ साथ हमें उन फसलों की खेती करना है जिससे हमारी ज्यादा से ज्यादा आय बढ़े। खेती अब जीवन यापन का साधन नहीं बल्कि धन कमाने का जरिया बन गई है मध्य प्रदेश में। और हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का संकल्प भी यही है कि खेती बने लाभ का धंधा। बस हमें तो सूझबूझ से खेती करनी है। मतलब जैसे मिट्टी की जांच करवा कर यह तय करें कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल बोनी है। उसमें खाद रासायनिक नहीं, जैविक हो, संशोधित और उत्तम बीजों का इस्तेमाल करें। इसके लिए हमारे सरकारी फार्म बने हुए हैं। हमारी सरकार बीज, खाद और उपकरणों के लिए अनुदान तो देती ही है और तकनीकी ज्ञान के साथ साथ फसलों के रख रखाव और उचित मूल्य पर खरीदने की जिम्मेदारी भी लेती है। खेती में क्रांति आ गई है, क्रांति। इसे कहते हैं जैविक क्रांति। हमारा मध्य प्रदेश हरा भरा प्रदेश। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, खरीफ की बोनी के लिए खाद की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने खाद का पर्याप्त अग्रिम भंडारण करके रखा है। अपनी निकटतम सोसाइटी से अपनी जरूरत का खाद उठाइए, निश्चिंत हो जाइए और याद रखिए ब्याज भी आप नहीं भरेंगे, प्रदेश की सरकार भरेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गौर के बयान से बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं, तो उधर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले धान, नसबंदी और राशन कार्ड के बाद अब कांग्रेस ने हथियार बनाया है अमृत नमक को। कांग्रेस का आरोप है कि गरीब जनता को दिया जाने वाला नमक मापदंडों पर ही खरा नहीं उतरता है। छत्तीसगढ़ सरकार संवेदनशील सरकार। जी हाँ, ये सरकार बड़ी संवेदनशील है, लेकिन कांग्रेस के आरोपों ने इस संवेदनशील सरकार की सूरत को बिगाड़ने का काम किया है। इस बार मुद्दा बना है अमृत नमक। जी हाँ, वो अमृत नमक जो सरकार गरीबों को मुफ्त में बांटती है। कांग्रेस की माने तो सरकार जो नमक गरीबों को मुफ्त में बांट रही है वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत भी नहीं है। नमक ना तो मानकों में खरा उतर रहा है, ना ही इसकी गुणवत्ता में कोई कमी है। इसका फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट के अंतर्गत इसको दिया जाना जरूरी है, वो इसमें प्रदर्शित किया गया है। कांग्रेस की माने तो अमृत नमक के लिए सरकार हर साल गुजरात की एक कंपनी को 72 करोड़ रुपए अदा करती है, लेकिन जिस पैकेट में ये नमक पैक होकर आता है उसमें स्टैंडर्ड एक्ट का लाइसेंस नंबर भी नदारद है। इसके लिए नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन, उसके प्रबंध संचालक, खाद्य मंत्री सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। वहीं अब सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे कांग्रेस की नई उपज बता रही है। जनता को आज क्या मतलब है कि न जनता को कोई उसी प्रकार से पीड़ा हो रही है उस नमक से, न कोई स्वास्थ्य खराब हो रहा है। उनको आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से मतलब नहीं है। लेकिन कांग्रेसियों को तो आज दिख रहा है कि भाई ये सरकार जिस प्रकार से जनता के बीच में हर मुद्दे पर वही जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर जो है कहीं न कहीं जनता के बीच में अविश्वास पैदा करने का भाव, कहीं न कहीं भय व्याप्त करने का भाव, ये करके वो जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कहते हैं बिना चिंगारी धुआं नहीं उठता है। जिस अमृत नमक में पीएम मोदी ने सरकार के कसीदे पढ़े थे उस नमक पर कांग्रेस चटकारे ले रही है। यदि कांग्रेस के आरोप सही साबित हुए तो आने वाले दिनों में अमृत नमक सरकार के लिए
जहर का काम करेगा। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर आशीष तिवारी। इस खबर पर हमारे साथ रायपुर से चर्चा में जुड़ रहे हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्येन सिंह। सत्येन जी, नमक, वो भी अमृत नमक, और वो भी विपक्ष द्वारा उठाए गए फिर सवाल। देखिए, वही है जिस नाम पर लोग अमूमन अमृत के नाम पर लोगों को यह यकीन होता है कि आप कुछ अमृत की बूंदे पिएंगे, लेकिन ये सियासी गलियारों में एक जहर सा घुलता नजर आ रहा है। आज कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं अमृत नमक पर, लेकिन ये पुराना सवाल है। पहले भी अमृत नमक पर सवाल उठते रहे हैं, सरकार पर संगीन आरोप लगते रहे हैं। कहा यह जाता रहा कि नमक के नाम पर जहर घोला जा रहा है, क्योंकि न तो नमक में गुणवत्ता का ख्याल रखा जा रहा है और न ही जो निर्धारित मानक होने चाहिए वो निर्धारित मानकों को ये अमृत नमक पूरा करता है। आज इस पूरे मामले को लेकर इसलिए सियासत गर्म हो गई कि कुछ दिन पहले जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे और बस्तर के इलाकों में जब उन्होंने रमन सिंह की पीठ थपथपाई थी कि अमृत नमक देकर छत्तीसगढ़ के लोगों ने यहाँ के लोगों को शोषण से मुक्त कराया है, उसके बाद ही कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को लेकर पड़ताल शुरू की और आज फिर इस पूरे मामले को लेकर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और संगीन आरोप लगाए गए कि गुजरात की एक कंपनी को तकरीबन हर साल 72 करोड़ रुपए का नाजायज फायदा पहुंचाया जा रहा है और उसके एवज में गुणवत्ता विहीन नमक छत्तीसगढ़ को सप्लाई की जा रही है। तो फिलहाल सियासत गर्म है और देखना पड़ेगा कि कल मुख्यमंत्री सरकार, सत्येन को जितना और जानना चाहते हैं आपसे कि सरकार का पक्ष क्या है, सरकार क्या कह रही है? सरकार इस पूरे मामले पर बोलने से बच रही है, क्योंकि अमृत नमक पहले से ही सवालों में घिरे हैं। इस पूरे मामले की ईओडब्ल्यू जांच कर रहा है, सीबी की टीम जांच कर रही है, खाद्य विभाग पहले से ही नमक के सैंपल को लेकर जांच के लिए लेबोरेटरी भेज चुका है। जांच की रिपोर्ट क्या कह रही है? गुणवत्ता विहीन है, गुणवत्ता विहीन है ये अमृत नमक। कई बार ये सवाल उठे हैं और जो लेबोरेटरी की रिपोर्ट आई है फिर भी इसकी सप्लाई जारी है। जी बिल्कुल, यही दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि उसी कंपनी से आप तकरीबन सालों से उस नमक को सप्लाई कर रहे हैं। चलिए सत्येन जी, हम रंजन जी मौजूद है। रंजन जी, मोदी का जिक्र, गुजरात की कंपनी का जिक्र और वही नमक जिसकी गुणवत्ता पर सवाल, फिर भी सप्लाई और आम जनता के बीच में। राकेश जी, एक तो देखिए नमक की सप्लाई गुजरात से जुड़ी हुई है, ये अपने आप में एक विषय है। दूसरा देखिए जो कि खरीदारी का जो सिस्टम देखने में आ रहा है, नमक हो, तेल हो, चावल हो, दाल हो, नागरिक आपूर्ति निगम पहले भी, हाँ, तो उसमें अगर हमें कोई मापदंडों को कोई चीज पूरा कर रहा हो, ये आता तो इसमें आश्चर्य होता है। मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। वो करप्शन का नियम है, जिस तरह से चीजें चल रही हैं। चीजें कहाँ से उठी हैं, कैसे उठी हैं, और जैसे रिपोर्ट आ रही है, बता रहे हैं रिपोर्ट, आपके संवाददाता की रिपोर्ट में नमक गुणवत्ता विहीन है, फिर भी उसी कंपनी को दिया गया। और अब तो जो समय है रंजन जी, चर्चा इससे नहीं छुटती, लेकिन मैगी को लेकर के जो छापामारी हो रही है और उसकी जांच के दायरे में कई लोग आ चुके हैं। ऐसे में नमक तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो भी छत्तीसगढ़ में, जिसमें सरकार बनाने में उसकी बड़ी मदद की और मोदी पीठ थपथपा के जाते हैं। और अब अगर उसकी रिपोर्ट निगेटिव है तो उस पर क्यों नहीं रमन सरकार ध्यान दे रही है? अरे मास कंजस्टिव चीज है। और देखिए नमक को एक मुद्दा होता है, नमक के थ्रू आप वोट पाते हैं, चावल के थ्रू वोट लेते हैं, गेहूं के थ्रू वोट लेते हैं, तो सबके मास कंजम्पशन की चीज है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्येन जी, बात नमक की है, नमक का फर्ज तो अदा करेंगे। हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए फिर एक बार हम सत्येन जी आपका धन्यवाद देंगे। नमक पर अगर विपक्षी दल कांग्रेस के दावों में दम है तो रमन सरकार के लिए ये अमृत स्लो पॉइजन का काम कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने इस पुराने विवादित मुद्दे को नए सिरे से हवा दी है। ऐसे में यदि सरकार के दावे फेल हुए तो विपक्ष की बल्ले बल्ले, उसे कुछ तो आखिर हासिल होगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कहां एक मासूम सुरक्षा की गुहार लगा रही है। अरे वादा यार, अभी हमारी फसल कटी भी नहीं और तुम शहर जाकर बेच भी आए। मेरी तरह मध्य प्रदेश के लाखों किसान अपना रहे हैं इस खेती को। खेती भैया, ये है जैविक खेती, जिसके लिए हमारी सरकार ने जैविक खेती नीति बनाकर प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके तहत 28 घटकों को शामिल किया गया है और एक जैविक परिषद का गठन भी किया गया है। खेती के लिए बरसात के पानी पर निर्भर ना रहना पड़े, इसके लिए बलराम ताल योजना को और मजबूत बनाया गया है। तो भैया अब हमें करना क्या है, लगे हाथ ये भी बता दो। अब तक हम जो पारंपरिक खेती करते हुए आ रहे थे, इनके साथ साथ हमें उन फसलों की खेती करना है जिससे हमारी ज्यादा से ज्यादा आय बढ़े। खेती अब जीवन यापन का साधन नहीं बल्कि धन कमाने का जरिया बन गई है मध्य प्रदेश में। और हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का संकल्प भी यही है कि खेती बने लाभ का धंधा। बस हमें तो सूझबूझ से खेती करनी है। मतलब? जैसे मिट्टी की जांच करवा कर यह तय करें
कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल बोनी है। उसमें खाद रासायनिक नहीं, जैविक हो, संशोधित और उत्तम बीजों का इस्तेमाल करें। इसके लिए हमारे सरकारी फार्म बने हुए हैं। हमारी सरकार बीज, खाद और उपकरणों के लिए अनुदान तो देती ही है और तकनीकी ज्ञान के साथ साथ फसलों के रख रखाव और उचित मूल्य पर खरीदने की जिम्मेदारी भी लेती है। खेती में क्रांति आ गई है, क्रांति। इसे कहते हैं जैविक क्रांति। हमारा मध्य प्रदेश हरा भरा प्रदेश। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, खरीफ की बोनी के लिए खाद की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने खाद का पर्याप्त अग्रिम भंडारण करके रखा है। अपनी निकटतम सोसाइटी से अपनी जरूरत का खाद उठाइए, निश्चिंत हो जाइए और याद रखिए, ब्याज भी आप नहीं भरेंगे, प्रदेश की सरकार भरेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को घेर रही है। मुद्दा आम जनता से ही जुड़ा है, वो भी नमक का। वहीं मध्य प्रदेश में नमक ही नहीं, खून के रिश्ते भी टूट रहे हैं। मामला सीएम शिवराज के पुराने संसदीय क्षेत्र और वर्तमान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के संसदीय क्षेत्र विदिशा का है, जहां एक लाडली ने नाबालिग होने पर अपनी शादी से मना क्या किया, घर वालों ने ही उसे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ये बहादुर बेटी बाल संप्रेक्षण गृह में है। देखना है कि लाडलियों के मामा शिवराज की नजर विदिशा की इस लाडली पर कब पड़ती है और इसका उद्धार आखिर कौन करता है। इस बहादुर लड़की को सलाम, इसके हौसले को सलाम और सलाम है इसके जज्बे को। दरवाजे पर बारात आने वाली थी, घर में तैयारियां हो रही थी, मगर लड़की नाबालिग थी। किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा, तो खुद ही बीड़ा उठा लिया शादी रुकवाने का। शादी के एक दिन पहले ही इस लड़की ने प्रशासन को अपनी मार्कशीट की कॉपी और शादी का कार्ड भिजवा दिया। नतीजा, शादी तो रुक गई, मगर अपने ही इस लाडली के दुश्मन बन गए। घर वाले कुछ ऐसे खफा हुए कि उससे मुंह मोड़ लिया और घर में रखने से ही इनकार कर दिया। अब ये बहादुर बेटी जाती तो कहाँ जाती। प्रशासन ने इसे बाल संप्रेक्षण भिजवा दिया है। लड़की नाबालिग है और उसके परिजनों के द्वारा उससे दुगनी उम्र के लड़की के साथ उसकी शादी की जा रही थी, जिसको समिति ने बहुत ही गंभीर रूप से लिया है। बच्ची हमारे सामने पेश हुई है, उसने बयान दिए हैं और उसके बयानों के आधार पर जो जो उसने कहा है, जिन जिन अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिया, उन सब पर कार्रवाई होगी। ये लड़की अब अकेले जिंदगी गुजार रही है, मगर पुलिस है कि लड़की के बयान के बाद अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। विदिशा से एक्सप्रेस रिपोर्टर अभिनव चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस खबर पर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं विदिशा कलेक्टर एमबी ओझा जी। ओझा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज एक्सप्रेस में। आपने रिपोर्ट देखी है, अंजू का मामला है, मामला संवेदनशील है, उसके घर के ही दरवाजे उसके लिए बंद हो गए हैं। शादी की व्यवस्था या बात दूसरी हो, लेकिन उसको प्रशासन क्या मदद कर सकता है? निश्चित तौर पर पहल सार्थक हुई है अभी तक। ये इस लड़की को, जैसा कि अभी आपने दिखाया, वास्तव में से बड़ा बहादुरी का काम किया है, जो इसने खुद ही आगे बढ़ करके उसका प्रतिकार किया और इसके बाद ये बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश हुई, जो उनके अध्यक्ष हैं मंजरी जैन मैडम के सामने। इसके बाद चूंकि इसके पिताजी इसकी शादी करना चाह रहे थे और इसने मना किया, इसके बाद इसके घर वाले इनको अपने साथ रखने को तैयार नहीं थे, तो इनको जो बालिका गृह है भोपाल में भेजा गया। ये लड़की भी बालिका। निश्चित तौर पर कलेक्टर साहब हम ये जानना चाहते हैं, क्या परिवार के रास्ते उसको फिर से उसके दरवाजे खुल सके, इसमें प्रशासन कोई मेहनत करेगा, कोई पहल करेगा? नहीं, बिल्कुल हम पहल करेंगे। इनके जो घर वाले हैं, इनके पिताजी हैं, उनको समझाइश दे रहे हैं। अगर समझाइश में नहीं मानेंगे तो इनके खिलाफ में कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि अभी हमारा प्रयास ये है कि जैसे ये अभी बालिका गृह में है, तो इसकी पढ़ाई लिखाई हो और इसको अपने पैरों पर खड़ा कराया जाए। निश्चित तौर पर ओझा साहब, आप उस विदिशा जिले के हैं जहां पर कई लाडलियों के शादी ब्याह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कराए हैं। एक महिला ही वहां की सांसद है, एक लड़की का मामला है, नाबालिग है। तो हम चाहते हैं कि ये आवाज क्या मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी? जो भी इसकी समस्या है, क्या वो इस पर गौर कर सकते हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बालिकाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं
वही मैं बता रहा था आगे कि हमारा प्रयास ये है कि अब इस बालिका को जो पढ़ाई करना चाहे, जो पढ़ना चाहे वो पढ़ाई का हम प्रशासन की ओर से खर्च वहन करेंगे। और दूसरा हमारा प्रयास है कि इसको रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाए, आत्मनिर्भर हो सके। अभी हम इसको रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इससे संपर्क भी कर रहे हैं। तो ऐसी इसको ट्रेनिंग हो जिससे ये अपने पैरों पर खड़ी हो सके और इसको कहीं रोजगार मिल सके, ये स्वावलंबी बन सके। निश्चित तौर पर आपके जो आपने भरोसा दिलाया है, उम्मीद करते हैं कि उसको उसका परिणाम मिलेगा। रंजन जी, आप क्या कहेंगे? ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो बात तो बहादुरी की हो रही है, लेकिन भुगतना उसको खुद को पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत से केसेस जब सामने आ रहे हैं और लड़कियों में जागरूकता बढ़ रही है। बैतूल में एक महिला शादी हुई, उसने घर छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे टॉयलेट नहीं था। एक जगह दूल्हा शराब पिए हुआ था, लड़की ने फेरे लेने से मना कर दिया। ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। चलिए कलेक्टर साहब, एमबी ओझा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। रंजन श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पूरे प्रदेश में मामा के नाम से पहचाने जाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की इस लड़की अंजू पर भी नजरें इनायत होगी? क्योंकि लाडलियों को पैदा होने पर तो सरकार उन्हें बहुत कुछ अपना मानती है और बताती है और उनके लिए करती है, लेकिन अगर कोई लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो अब जरूरत है कि प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री भी इस पर नजर डालें। मामला बिरसा क्षेत्र का है, जिससे मुख्यमंत्री का लगाव छुपा नहीं है और शिवराज ने इस जिले में कई बेटियों के ब्याह भी कराए हैं, तो कई ऐसी भी भाग्यशाली हैं जिन्हें उन्होंने गोद ले रखा है। एक्सप्रेस एजेंडा में आज इतना ही। कल फिर होंगे आपसे रूबरू, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। यार, आपको पता है दिन दहाड़ी लड़की को अगवा कर लिया? मालूम है। अरे बाबूजी, पता है आपको 30 लोग मर गए बस पलटने से। पता है। फिर 2 मंत्री झूठे तो पकड़ा गया। पता है भाई। आपको न्यूज़ पता है? कहाँ देखा? आपने नहीं देखा? न्यूज़ में देख रहे। यहाँ दिखेगी हर खबर सबसे पहले। नमस्कार। एक्सप्रेस स्पेशल में मैं श्रीकांत। स्पेशल में सबसे पहले आपको पानी की ऐसी परेशानी दिखाएंगे कि आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जहां पानी सोने जैसा हो गया है, टोकन दो और पानी दो। दूसरी खबर में दिखाएंगे सैकड़ों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। जिला शिक्षा विभाग की लापरवाही छात्रों के भविष्य पर भारी पड़ रही है। और तीसरी खबर में दिखाएंगे कहां अपने हक के लिए थाने में थमे मजदूर। आगाज करते हैं स्पेशल में। सबसे पहले हम आपको वो मजबूरी दिखाते हैं जो टीकमगढ़ के एक गांव के लोगों की जिंदगी बन गई है। टीकमगढ़ में पानी सोना बन गया है। एक एक बूंद के लिए लोगों को घंटों मशक्कत करना पड़ती है, लेकिन जिम्मेदार कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए हैं, जिनकी नींद टूटती तो है लेकिन लोगों की परेशानी नजर नहीं आती। ये तस्वीर उस मध्य प्रदेश को मुंह चिढ़ा रही है जो विकास की दौड़ में सबसे आगे होने का दावा कर रहा है। ये टीकमगढ़ की बड़ा गांव धसान नगर पंचायत का नजारा है, जहां लोग टोकन लेकर पानी भरने को मजबूर हैं। वार्ड 9 और 10 की दलित बस्तियों के लोगों को रोजाना इसी समस्या से 2-4 होना पड़ता है। जिन्हें पानी मिल गया वो खुद को भाग्यशाली समझते हैं और जो रह जाते हैं वो अगले दिन फिर से कोशिश करते हैं। क्षेत्र के कुएं और हैंडपंपों का पानी सूख गया है और जो बचे हैं उनका पानी पीने लायक नहीं है। इलाके में पानी के संकट और लड़ाई झगड़े से बचने के लिए एकमात्र हैंडपंप पर लोगों को टोकन के जरिए पानी दिया जा रहा है। पानी की जद्दोजहद में लोग मजदूरी करने भी नहीं जा पा रहे और तो और बच्चों का स्कूल जाना भी दुश्वार हो गया है। बहुत परेशानी है साहब, पानी के पीने को नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिल रहा है, सब मजदूरी को भी नहीं निकल पाते। टाइम से 10 बज गए, लेने में लगे हुए 7 बजे के लगे हुए हैं और पानी नहीं मिला, 10 बजने वाला है। बच्चे घर में रो रहे हैं भूखे प्यासे। नगर पालिका में जाते हैं, अधिकारी लोग कहते हैं कि पानी की टंकी चौक हो गई है,
इससे नल की परेशानी है, और वो लोग कहते कि टैंकर चलाएं, इससे 10-20 लाख का उनको मुनाफा होगा। पूरे परेशान पानी की वजह से हैं, न मजदूरी में जा पाओ तो न कहीं जा पाओ तो सर, ये परेशानी हमारे जमने खेड़ी में भी है सर। इलाके के लोगों की